हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3D की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे P अगर कोई पॉइंट है स्पेस में तो x, y, z हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y और z या a, b, c। ठीक, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका ये 3D फिगर है तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ 3 कोऑर्डिनेट हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। करेक्ट। चलिए अब ज्यादा डिटेल में न जाते हुए इसलिए पॉइंट पर आता हूँ कि यहाँ आपका अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आ जाएगा, एक टर्म और ऐड हो जाएगा, बाकी बड़ा फर्क नहीं है। जैसे पी क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। दूसरा, सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या किया करते थे, x निकाल लेते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसी y निकाल लेते थे mx2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ z भी आप फाइंड करेंगे mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से आपका लगभग जितने फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे उन सब के सब में ये कंडीशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक, एक चीज और, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाले थे तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट में आता था x1 प्लस x2 बाई 2 आता था, प्लस x3 हो जाएगा वो और अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 और अपॉन में अगेन 3। तो ये आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसी ट्रायंगल के। ठीक, तो ये तो आपका बेसिक बातें हो गई कि जो अभी तक पढ़ा हुआ था हमने 2D में, उसी को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें आपको समझा दी गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से सारे के सारे। ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए जी स्टार्ट करें कहानी। तो डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस पहले, इसी को डीसीज भी कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपका कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट है रेंडमली पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। करेक्ट। अब मान लिया कि ये जो पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये एंगल बनाता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस अल्फा बना रहा है, फ्रॉम वाई एक्सिस मान लिया थोड़ी देर के लिए बीटा बनाता है, और फ्रॉम जेड एक्सिस मान लिया थोड़ी देर के लिए गामा बनाता है। इस तरह की सिचुएशन है। ठीक, यानी कि जो ये ओपी है, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपका अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सिस। तो ऐसे केस में डायरेक्शन रेशियोज कैसे डिफाइन कर दिए गए, डीसीज कैसे डिफाइन कर दिए गए वो देखिएगा। तो डीसी हो गए कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये डीसीज कहलाए। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सिस तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ये डीसीज है उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर के। क्लियर है इतना? ठीक, और दूसरा, इन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है एल कोमा एम कोमा एन से, यानी कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस गामा। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आपका कोई पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है या फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ऐसे केस में आप कह देंगे
कि जो आपके डीसीज हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और इन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है एल कॉमा एम कॉमा एन से। डन, क्लियर है इतना? चलिए अब बात कर लेते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर मान लिया एक्स एक्सिस के डीसीज फाइंड करो कह दिया किसी ने, है ना, एक्स एक्सिस के डीसीज फाइंड करो, यानी कोई पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो इसके डीसीज क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक्स एक्सिस में मान लो ये पोजीशन वेक्टर है और इसके डीसीज अगर हमें पता करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे कि इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल होगा 0 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल होगा 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ अगेन एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज इनके बीच का हर बार एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। कंफर्म हो गया इतना? ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को जो डीसीज होंगे वो डीसीज क्या हो जाएंगे, देखो कॉस 0 पहला आ जाएगा, कॉस 0, दूसरा कॉस 90, कॉस 90 अगेन, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और ये 0, तो x एक्सिस के डीसीज क्या हो गए, 1 0 0। ऐसी y एक्सिस के लिए अगर आपसे पूछे तो y एक्सिस के डीसीज हो जाएंगे 0 1 0, और z एक्सिस के डीसीज हो जाएंगे 0 0 1। ठीक है, और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि किसी भी लाइन के या किसी भी पोजिशन वेक्टर के जो डीसीज होते हैं वो यूनिक होते हैं। डीसीज क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि इकलौते होंगे, इसके अलावा आपका कोई दूसरा डीसी नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस का डीसी कौन है, 1 0 0 है, तो इसके अलावा एक्स एक्सिस के कोई और डीसीज नहीं हो सकते, गारंटी है इस बात की। कंफर्म इतना? तो डीसीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अल्फा बीटा गामा एंगल है अगर रेस्पेक्टिव एक्सिस से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या बन जाएगा, डीसीज बन जाएंगे उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। हर लाइन का अलग डीसी होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक लाइन के लिए हमने डीसी भी याद कर लिए तो वही डीसी काम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, और इसी को कहा जाता है डीआरस। ठीक, तो चलिए डीआरस क्या है उसको देख लेते हैं। उससे समझने से पहले छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको ट्राई करेंगे समझने की। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर था ओपी, ये मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा एंगल है, और ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ ऑब्वियस है एक्स होगी। ठीक है, और इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए मान लो आर मान लिया, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है इसको आर मान लिया, हर बार आर ही मानते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लगाऊं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन, सॉरी, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर, विच इम्प्लाइज यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू, या मैं सिंपली cos अल्फा को L लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद किसी को, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आ गया। अगर मैं अगले ही पल सेम केस करूं और मान लो ये बीटा होता, तो बीटा होता तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, अगर ये y एक्सिस है मान लिया, पहले वाले केस में ये x एक्सिस थी। ठीक है, तो ये ऐसे केस में क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू बन जाएगा y अपॉन आर, और सिमिलरली n इज इक्वल टू बन जाएगा z अपॉन आर। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, डीआरस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपका, नंबर्स नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज, यानी वो नंबर जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डीसीज के, वो क्या कहलाते हैं, डीआरस कहलाते हैं। डीआरस कुछ नया नहीं है, डीआरस का मतलब है ऐसे नंबर जो प्रोपोर्शनल है किसके, डीसी के, वो कहलाते हैं डीआरस। कंफर्म इतना? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर L अपॉन, या सिंपली मैं बात कर लूं x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, और z इक्वल टू एन आर आ गया है ना। तो ऐसे केस में क्या है कि x और l, y और m, z और n, ये तीनों क्या है,
प्रोपोर्शनल है कि नहीं, अगर मैं आर हटा दूं तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा ना, यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है तीनों में, तो इसका मतलब हुआ कि डी आर्स कौन होते हैं एक्चुअल में, डी आर्स कोई और नहीं है, डी आर्स आपका कौन है, एक्स वाई जेड ही है, अगर आपका पोजीशन वेक्टर की बात है तो, यानी कि किसी लाइन के डी आर्स मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स, अगर आपका वो पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है तो, क्लियर है इतना, तो डी आर्स निकालना आपको समझ आ गया होगा। डी आर्स कौन होते हैं, दोज नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज। अब फोकस करना है इस बात पर कि डीआरस निकालने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि डीआरस हमारा हर बार वही कर देंगे। जैसे सपोज करो एक ओपी वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर के डीआरस कौन हो जाएंगे, जो पी के कोऑर्डिनेट थे, ठीक। लेकिन अगर मान लो एक पीक्यू वेक्टर है, तो पीक्यू वेक्टर के डीआरस कौन होंगे, वो ध्यान से देखिएगा। पी के कोऑर्डिनेट क्या था, x1, y1, z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2, y2, z2। तो पीक्यू वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट यानी कि पीक्यू वेक्टर के जो डीआरस होंगे वो कौन होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डीआरस हो जाएंगे, इसके पीक्यू वेक्टर के। तो आपको ये समझना होगा कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले के डीआर थोड़ा अलग होंगे। अगर बात होगी ओरिजिन से लेके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, तो उसके ही कोऑर्डिनेट जो है वो उसके डीआरस बन जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा शायद। डायरेक्शन रेशियोज कौन है, कंफर्म है, ठीक। चलिए अब इसी में एक चीज और, यानी कि हम किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z को पोजीशन वेक्टर, एंड डीसीज के टर्म्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर नहीं, सॉरी, रेडियस वेक्टर बोल देते हैं इसको, क्योंकि रेडियस वेक्टर बोलूंगा तो आपका आर का जिक्र होगा, और पोजीशन वेक्टर बोलूंगा तो ओपी वेक्टर का जिक्र होगा, फिर मुझे मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, समझ गए ना। तो ये रेडियस वेक्टर और डीसीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एल इज इक्वल टू क्या लिखा था, एक्स अपॉन आर लिखा था, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एल आर आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स वाई जेड आपको जो दिख रहा है, इसका मायने हो जाएंगे पी एल आर एम आर एन आर। कन्फर्म इतना, ठीक। तो ये कहानी बन गई आपका, डीसीज और डीआरस हमें आपको समझ आ गए हैं। और दूसरा साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप इन टर्म्स ऑफ डीसीज और रेडियस वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं वो आपको समझा दिया गया। अब इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है कि हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, इसका सम होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। अब ये सम 1 क्यों हो रहा है आप ये समझ सकते हैं। आप कैसे काम करेंगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड आप समझते हैं 2D में किसके बराबर हुआ करता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3D के केस में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर के। और दूसरा अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ओपी वेक्टर था ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 थे, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर के का अंडर रूट। ठीक, तो ये चीज फाइनल में आंसर इसी तरह का दे देगा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको गौर से देखिए, इसका एलएचएस, अगर मैं इसके एलएचएस पे फोकस करूं तो कौन है ये, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ इस पॉइंट पर, एल की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड की एन की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एलसीएम लिया जा सकता है, तो ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज 1, है ना। तो इस वजह से 1 आ रहा है, आपसे आपको इससे मतलब तो नहीं है कि क्यों 1 आ रहा है, आपको ये पता होना जरूरी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट इतना, यानी मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि डीसीज के स्क्वायर का जो सम होता है वो किसी भी लाइन के लिए कितना आता है, 1 आता है। तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रूव दैट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। क्यों बताएं? क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का मतलब इनडायरेक्टली l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर से ही है। cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट है? l के, यानी डीसीज के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये भी पूछा जाता है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। अब वो कैसे निकालेंगे? यहाँ आ जाओ जल्दी से। cos स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं बचपन वाले फॉर्मूले से? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये जब लेफ्ट राइट में आप भेजेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो मे बी इस बार आपकी मदद कर ले ये क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है तो डी आप निकाल लेंगे ना? ठीक है, तो अगर मान लिया एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फाइंड डीसीज ऑफ a line having drs a, b, c। drs दिए हुए हैं आपको और आपसे क्या कहता है? डीसीज फाइंड करिए। तो आप दिमाग में रखना कि l इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? x अपॉन r। तो x की जगह इस बार a दिया हुआ है और r की जगह होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैसे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है, बट इस बार abc दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। ऐसे ही m इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही n इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसे ही आपने काम करना है, l1 की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है। ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक, तो अगर आपको drs दिए हैं तो आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं? dc's फाइंड कर सकते हैं। ये तो कंफर्मेशन हो गया शायद। ठीक, चलिए अब एक और चीज, अगर आपको दिया हुआ है p दिया हुआ है a1 b1 c1 एंड q दिया हुआ है a2 b2 c2। आपसे पूछता है कि फाइंड डीसीज ऑफ pq लाइन या pq वेक्टर, ऐसे बोल देगा। ठीक है ना? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहले drs निकालो। drs कैसे निकलते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म में, a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 c2 माइनस c1। drs निकल गए तो ये सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला, यानी कि डीसीज क्या आ जाएंगे इसके? a2 माइनस a1 को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर, कॉमा b2 माइनस b1 को डिवाइड कर देंगे सेम चीज से। ऐसे ही c2 माइनस c1 को आप डिवाइड कर देंगे सेम चीज से। तो इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे डीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। कंफर्म हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो डीसीज से रिलेटेड आपको मैं मैक्सिमम चीजें समझा चुका हूँ। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज और क्लियर करते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन याद रखना आपने कि प्रोजेक्शन जिस चीज का होगा, प्रोजेक्शन उसका वैसा ही होगा। प्रोजेक्शन का मतलब है, ये मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है मैं, ठीक है, इस पॉइंट का किसी लाइन पर हमें प्रोजेक्शन चाहिए। तो एक्चुअल में ये अगर एक पॉइंट है तो इसका प्रोजेक्शन भी क्या मिलेगा? एक पॉइंट ही मिलेगा। आपको वो कैसे फाइंड करने हैं? आपको कुछ नया नहीं करना है, आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस पॉइंट से इस लाइन पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, ये भी अगेन एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट ही होगा, और अगर एक लाइन है तो उसका प्रोजेक्शन लाइन ही होगा, और अगर एक प्लेन है
तो उसका प्रोजेक्शन प्लेन ही होगा। कंफर्म हो गया इतना? ठीक। अब लेकिन प्रोजेक्शन कैसे निकालना है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? जरा देखिएगा फिर। अब पॉइंट के केस में तो प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट के केस में आप प्रोजेक्शन पूछेगा नहीं, आप लाइन के केस में प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है? पॉइंट के केस में अगर प्रोजेक्शन पूछता भी है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कोई हिंट देगा हमें। ये क्या एक्चुअल में क्या कहलाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, इसके लिए कुछ हिंट देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब सपोज करो आपसे पूछे किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी अदर लाइन पर, तो आपको क्या करना है वो देखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन segment on another given line। यानी किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी अदर लाइन पर, ये चाहिए हमें, ठीक है? मान लो ये जो लाइन है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं मान लिया x1, y1, z1, और ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x2, y2, z2, ठीक है? तो इस लाइन का प्रोजेक्शन ये जो गिवन लाइन है इस पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये आपका थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसे जैसे मैं हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगी, एक्चुअल में एक लेंथ मिलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, मैं इसे रेड से मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाए। यानी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपको एक लेंथ मिलेगी, तो यही लेंथ एक्चुअल में क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। यही लेंथ क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एल। मान लिया इस लाइन का नाम, या एल नहीं मान लेते, कुछ और मान लेते हैं इसको, ठीक है? मान लिया इसको ए मान लिया और बी मान लिया, ठीक है? ऑन ए बी, ये कहलाता है। समझ आ गया? तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी का मतलब आप समझ गए होंगे कि पी क्यू का अगर हमें प्रोजेक्शन चाहिए तो पी क्यू के प्रत्येक पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर ए बी। ठीक, तो वहां एक लेंथ गेन होगी, इस लेंथ को निकालने का तरीका क्या है वो समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला वो देखते हैं, ठीक है? तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी आपसे कभी भी पूछे तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये है पी क्यू वेक्टर डॉट ए बी कैप। यानी पी क्यू वेक्टर डॉट ए बी कैप का मेरा मतलब है, ए बी कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? और सिंपली आपको क्या करना है देखिएगा, पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म बताई हुई है पहले ना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये हो गई। और ए बी वेक्टर मतलब है, मान लो इसके जो डी दिए थे, a बी सी दिए थे, तो जो वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के तो आएगा, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा सभी के। ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म समझा दिया आपको, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म नहीं समझ पा रहे हैं या वेक्टर फॉर्म आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे केस में आप बस इतना सा दिमाग में रखो कि प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी चाहिए हमें, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि पी क्यू के डी चाहिए और ए बी के डी चाहिए। यानी आप पहले ही फाइंड कर लीजिए, पी क्यू के डी फाइंड कर लीजिए। देखो आपको फोकस करना होगा कि पी क्यू के जो डी हैं, डी ऑफ पी क्यू कौन है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो pq के drs आपको पता चल गए, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 आपको drs दिए हुए हैं। और दूसरा अगर आप बात करते हैं यानी कि ab जो लाइन है, ab लाइन के drs की अगर आप बात करेंगे तो drs ऑफ ab वो कौन दिया हुआ है, a कॉमा b कॉमा c दिए हुए हैं, तो dc फाइंड कर लीजिए abc के। तो ये क्या ए बी लाइन के, तो ये आ जाएगा L इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉमा b अपॉन सेम चीज कॉमा c अपॉन सेम चीज। करेक्ट इतना? तो ऐसे L आ गया, M आ गया और N आ गया। कंफर्म है इतना?
तो अब देखिए फाइनल आंसर क्या आना है इसका, तो फाइनल आंसर आएगा x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम थिंग प्लस z2 माइनस z1 इंटू c अपॉन सेम थिंग। तो ये आपका प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। करेक्ट इतना? अगर वेक्टर फॉर्म समझ आ रही तो वेक्टर फॉर्म कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, आपको डायरेक्टली भी समझ आ जाएगा। ठीक, कंफर्म? चलिए जी, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, तो अगर इसके कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना लिया जाए प्रोजेक्शन का तो आपको ज्यादा समझ आ जाए। देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर लेता हूँ। मान लो ए वेक्टर दिया हुआ मैं 1i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है, और बी वेक्टर दिया हुआ है मान लिया 5i प्लस 0j माइनस प्लस 7k, इस तरह का दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो A1, 2, 3 दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में डीआरस है। डीआरस कौन है? 1, 2, 3। और इसके डीआरस कौन है बताओ? इसके डीआरस हैं 5, 0 और 7। ये चीज आपको समझनी होगी, जो कोफिशिएंट होते हैं आई, जे, के वो एक्चुअल में क्या है? डीआरस है। अब आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चाहिए, तो आपको क्या दिमाग लगाना होगा कि ए वेक्टर डॉट बी कैप वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ए के हमें डीआरस चाहिए, ठीक है, ए के डीआरस चाहिए और बी के डीसीज। तो पहले बी के डीसीज निकालो ना। डीसीज कैसे निकलेंगे बी के? 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक, कॉमा 0 अपॉन समथिंग ऐसी, कॉमा 7 अपॉन समथिंग, है ना। तो 5 के अपॉन में क्या आएगा? 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 74। तो अंडर रूट ऑफ 74 आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निकलेगा है नहीं, ये 0 ही आएगा। और ये 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 74। तो आपने क्या करना है, देखो, ये इसके डीसी को इसके डीआर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 74 प्लस दूसरे को दूसरे से प्लस तीसरे को तीसरे से। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका होगा। कंफर्म इतना? 5 और 21 कितना होता है? 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 74 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऐसे फाइंड करना है। कंफर्म हो गया? तो एक्चुअल में ये एक लेंथ है, तो आपको ये चीज समझ आ ही गई होगी। ठीक, चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।